दोस्तों, हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा समर्थन करें। कहानी स्टार्ट होती है घातक 5, 3, 2, 1। जैसा कि आपने पिछली कहानी में सुना कि मिस्टर कोहली प्राइवेट डिटेक्टिव वो उस नए आदमी पर शक कर रहा था जिसने उसके ऊपर गन तानी थी और उससे पूछा, तू अलेक्जेंडर का आदमी है? वो हंसा, एक हिंसक हंसी हंसा। ये जान के भी पंगेबाजी में हुज्जत है, हाँ या ना बोल। मैं डपट कर बोला, हाँ या ना। फिर वह फुर्ती से वहां से निकल गया। हे भगवान, रजनी के मुंह से निकला, कैसा खतरनाक आदमी था। अगर वो सच में आपको शूट कर देता तो क्या? मैं भुनभुनाया। तो मैं क्या करती? क्या मतलब? मैं आशापूर्ण स्वर में बोला, मुझे तो किसी नज़दीकी अस्पताल का टेलीफोन नंबर भी नहीं मालूम जहां से कि मैं आपके लिए एम्बुलेंस मंगवा लेती। ठहर जा कमबख्त, वैसे मुझे खुशी है कि आप सलामत हैं। अच्छा, 2 दिन में पहली तारीख आने वाली है। अभी आपको वो शूट कर देता तो मेरी तनख्वाह तो लटक जाती। न कोल्ड स्टोरेज में। तो भूल रही है कि उसने गवाह की बाबत भी कुछ कहा था। वो महज कहने की बात थी, मेरे पर गोली चलाने की उसकी हरगिज भी मजाल नहीं होती। क्यों भला? क्योंकि मैं उसे समझाती कि अपनों से कोई ऐसे पेश नहीं आता। अपने? मैं हकबकाया। और अपनों पर सितम करना उतना ही दस्तूर के खिलाफ होता है जितना कि गैरों पर करम करना। भाला सिन्हा, आंखें रिमेंबर। क्या बक रही है? वो मेरी तरफ रिवाल्वर तानता तो मैं ठुमका लगाकर नाचने लगती और गाने लगती, दुश्मन दुश्मन तू दोस्त से प्यारा है। नतीजतन वो हवा में 6 फायर करता, खाली रिवाल्वर को कूड़ेदान में फेंकता और मुझे अपनी बाहों में भर लेता। क्या? फिर हम बाह में बाह पिरोए ढलते सूरज की या चढ़ते चांद की किरण पर थिरकते हुए क्षितिज की ओर चल देते और हमारी पीठ पीछे स्क्रीन पर दी एंड लिखा हुआ आ जाता। कतरनी बहुत चलने लगी है तेरी, मैं दांत पीसता हुआ बोला। वो होंठ दबाकर हंसी। किसी बात को गंभीरता से नहीं ले सकती? वो फिर हंसी। पांव पटकता मैं अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और जाकर अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। मैंने एक सिगरेट सुलगाया और फिर राजेंद्र प्लेस पर स्थित जॉन पी अलेक्जेंडर इंटरप्राइजेस के ऑफिस में फ़ोन किया। मालूम हुआ कि साहब ऑफिस में मौजूद नहीं थे। वैसे ही मैंने पंजाबी बाग स्थित उसके आवास पर फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि अलेक्जेंडर वहाँ भी नहीं था। अब्बा को फ़ोन किया तो वहाँ भी मालूम अब्बा से जानकारी मिली कि वहाँ भी वो पॉप सिंगर सोना सूद के साथ बिना शादी के हनीमून मनाने यूरोप के लिए निकला था और कब का वापस लौटा हुआ था। रात को मैंने अब्बा की व्यक्तिगत हाजिरी भी भरी, लेकिन न मुझे वहाँ अलेक्जेंडर मिला, न उसकी कोई खोज खबर मिली, न वहाँ का नया मैनेजर थॉमस मिला और न मुझे वो जगह वैसी रंगीन लगी जैसे कि तब हमेशा लगती थी जबकि उसे सिल्विया ग्रेको चलाया करती थी। बोर होकर मैं घर लौट आया। अगली रात को सक्तावत स्टेट से अपेक्षित बुलावा आ गया। रात 9 बजे के करीब मैं ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में स्थित अपने आवास पर पहुंचा तो वहां मैंने मर्सिडीज के साथ बख्तावर को अपना इंतजार करते पाया। मैंने उसकी बात सुनी और फिर 10 मिनट की मोहलत मांगकर मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा, जहां से सबसे पहले मैंने रजनी को फ़ोन किया। गनीमत हुई कि फ़ोन उसकी माँ ने न उठाया, जिसे कि रात की उस घड़ी फ़ोन करने की मुझे 100 सफाइयाँ देनी पड़ती। मैंने रजनी को अपने आइंदा प्रोग्राम की बाबत समझा दिया और फिर अपने 2 से 4 हफ्ते के सफ़र की तैयारी की सूरत में एक बैग तैयार कर लिया। बख्तावर के साथ मैं सक्तावत स्टेट पहुंचा। मुझे बड़े साहब तक पहुंचाने के लिए उस रोज़ वहां कोई नौकर प्रकट न हुआ। उस रोज़ वो काम खुद बख्तावर ने किया। कोठी के मेन हॉल में सब मुझे मेरा इंतजार करते मिले। महासिम और डॉक्टर अटल सिगरेट के कस लगाते हाल में चहलकदमी कर रहे थे। सूट बूट में सजा धजा शरद एक सोफा चेयर पर यूं ढेर हुआ था जैसे बैठा ही मर गया हो। और एक बार, सिर्फ एक बार, हाल की सीढ़ियों के करीब के एक दरवाजे के पीछे से मुझे महासिम की परी चेहरा बीवी सोनाली की झलक मिली। नौकरों चाकरों की बाबत मुझे यही एहसास हुआ कि उनका कोठी के भीतर सर्वदा अभाव था। कहीं से किसी हलचल की कोई आहट नहीं मिल रही थी और माहौल ऐसा टेंशन भरा था जैसे किसी क्षण वहाँ टाइम बम फटने वाला हो। इसे क्या हुआ है? शरद की तरफ इशारा करते हुए मैं बोला, क्या हुआ है? महासिम बुनबुनाया।
इसका चेहरा फक है, आंखें बंद हैं और सांस यूं लग रहा है जैसे चल ही ना रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, कैसी कोई बात नहीं, चेहरा फक नहीं है, आंखें बंद नहीं है या सांस, ये आराम कर रहा है। डॉक्टर अटल जल्दी से बोला, यह कैसा आराम है जिसमें इसे दीन दुनिया की खबर नहीं मालूम होती, और ऐसा तब है जबकि इसे सफ़र पर रवाना होना है। सफ़र में सब ठीक हो जाएगा। शरद के होंठ फड़फड़ाए, उसके मुंह से एक शब्द सफ़र निकला और फिर होंठ भीज गए। सोफा चेयर की बाहों पर पड़े, हाथ एक बार कांपे और फिर स्थिर हो गए। शरद, मैं तीखे स्वर में बोला। उसने आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये जिंदा है। फिर उसने तत्काल आंखें बंद कर ली। ये तो टुन्न है, मैं बोला। ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोला। ये हीरोइन के तगड़े डोज की गिरफ्त में, बोला ना। महासिंह चिड़े स्वर में बोला, ठीक हो जाएगा। सफ़र से पहले ऐसे हालत में पहुंचने क्यों दिया आप लोगों ने इसे? जवाब तलब करते हो हमसे? महासिंह घुड़क कर बोला। मैंने कोई सख्त बात करने के लिए मुंह खोला ही था कि डॉक्टर पहले बोल पड़ा। ये आज बहुत अपसेट था मुझे। इसको सीडेटिव का इंजेक्शन देना पड़ा। आपने? मैं भौचक्का सा बोला। एक ऐसे शख्स को सीडेटिव का इंजेक्शन दिया जो कि पहले ही हीरोइन के नशे की तरंग में था। मामूली इंजेक्शन, डॉक्टर हड़बड़ाया सा बोला, कोई ज़्यादा ताकत वाला नहीं। सीडेटिव और हीरोइन की जुगलबंदी से इसकी सांस रुक सकती है, ये कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो सकता है, ये मर सकता है। डॉक्टर कौन है? महासिंह बोला, तुम या अटल? डॉक्टर तो ये है ही, लेकिन अगर इनकी कारगुजारियों ने आपके लखते जिगर की जान ले ली तो? बात का पतंगड़ मत बनाओ मिस्टर कोहली। डॉक्टर बोला, कुछ नहीं होगा इसे, आई गिव यू माई वर्ड। मैंने कई बार इसे पहले भी इसे यूं ही सीडेटिव का इंजेक्शन दिया है। मैं खामोश रहा। यकीन जानो, इंजेक्शन मामूली ताकत वाला था और इसे देना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि इसका आज का हीरोइन का डोज इतना प्रत्याशित था। उसकी वजह से ये रवानगी से पहले वायलेंट हो सकता था और बावजूद सफ़र की हामी भर चुकने के रवाना होने से ही इनकार कर सकता था। आई सी, मैं शुष्क स्वर में बोला। देख लेना, ट्रेन के दिल्ली की हद से निकलते ही ये मेमना बन जाएगा और ओवरनाइट के मुकम्मल आराम से कल तक एकदम नॉर्मल हो जाएगा। सफ़र की तैयारी हो चुकी है। हाँ, चौहान साहब का लग्जरी सैलून भी तुगलकाबाद से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भेज दिया गया था, जबकि बख्तावर तुम्हें लिवा लाने के लिए यहाँ से रवाना हुआ था। अब तक वो मुंबई जाने वाली गाड़ी में जोड़ा जा चुका होगा। आई सी, अब तो हम सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। हमारा पहला पड़ाव मुंबई होगा? नहीं, ग्वालियर रेलवे विभाग को निर्देश भेजा जा चुका है कि हमारा सैलून ग्वालियर में गाड़ी से अलग कर दिया जाए, फिर आगे की आगे देखेंगे। उसने मेरी आश्वासन रहित सूरत पर एक निगाह डाली और फिर बोला, भाई ये पिकनिक है, तफरीह है, कोई बिजनेस टूर नहीं है जो कि किसी टाइम टेबल के मुताबिक होना जरूरी होता है। हम पहला पड़ाव ग्वालियर आजमा रहे हैं, इसका वहाँ दिल नहीं लगा तो आगे निकल चलेंगे। मेरा ख्याल था कि पहला पड़ाव आप दिल्ली से ज़्यादा दूर का चुनेंगे। ग्वालियर भी? महासिंह जल्दी से बोला, कम दूर नहीं, दिल्ली से। तो मैं बोला, अब देरदार क्या है? कोई देरदार नहीं, डॉक्टर बोला, बस सिर्फ तुम्हारी आमद का इंतजार था। सफ़र में इसकी, मेरी और बख्तावर की ज़रूरत का तमाम सामान पहले ही सैलून में पहुंचाया जा चुका है। हम अभी चल रहे हैं। ये चल सकेगा? डॉक्टर ने सड़क पर निगाह डाली और फिर हिचकिचाता हुआ बोला, इस घड़ी तो शायद नहीं, लेकिन वह कोई प्रॉब्लम नहीं। बख्तावर इसे उठाकर कार में सवार करा देगा। यहाँ से नई दिल्ली स्टेशन तक के कार के सफ़र में इसकी हालत इतनी यकीनन सुधर जाएगी कि ये खुद ट्रेन में सवार हो सके। वैसे नॉर्मल तो ये कल सुबह तक ही हो पाएगा। आई सी, डॉक्टर ने बख्तावर को इशारा किया। बख्तावर ने आगे बढ़कर यूं सहज ही शरद को उठा लिया जैसे पालने में से किसी नवजात शिशु को उठाकर कंधे से लगा लिया हो। फिर वो उसे उठाए बाहर खड़ी मर्सिडीज की ओर चल दिया। डॉक्टर उसके साथ हो लिया। बरखुरदार, पीछे में बोला, आज शाम को दिल्ली का चक्कर लगा क्या? नहीं, महासिंह यूं बोला जैसे जवाब न देना चाहता हो। यहाँ से कहीं तो गया होगा? कहीं नहीं गया। क्यों? हीरोइन की वजह से पूछा। घर में क्या पाबंदी है? वो तो आपको ही मालूम हो, लेकिन मेरा जाती तजुर्बा ये कहता है कि ऐसे नशों पर ज़्यादा जोर सोहबत में ही होता है। आज शाम ये कहीं नहीं गया था, इसने जो किया यही किया। आप लोग कोशिश नहीं करते कि हीरोइन इसके काबू में ना हो? करते हैं भाई, क्यों नहीं करते? बहुत करते हैं, लेकिन ये फिर भी गाहे बगाहे आज जैसा कोई ना कोई करतब करने में कामयाब हो ही जाता है। पिकनिक की चौकड़ी में मेरा अपना रोल कुछ ठीक से मेरी समझ में नहीं आया। क्या मतलब?
ऐसा कौन सा काम है जो डॉक्टर अटल और बख्तावर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कर पाऊंगा। वह दोनों घर के आदमी हैं। छोकरा उन्हें उल्लू बना सकता है, बातों में उलझा सकता है और 2 दिन में घर वापस लौटा सकता है। तुम्हारा असल काम यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा ना होने पाए। वो कोशिश करेगा, ऐसी जरूर करेगा। 2-4 दिन तो उसे यहाँ की अपनी वाहियात जलील गोली मार देने लायक सोहबत ही बड़ी शिद्दत से याद आएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, तुमने इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि भाग खड़ा होकर वो घर वापस ना लौटने पाए। जैसे वो तुम लोगों के साथ रवाना हो रहा है, वक्त आने पर वैसे ही वो तुम लोगों के साथ लौटे। वो जीत करे तो कम से कम 2 हफ्ते तक तुमने उसकी जिद नहीं चलने देनी है। वो फिर भी जीत करे तो मैं समझूंगा कि तुम एक निकम्मे आदमी हो जिसने 35,000 रुपये की एडवांस फीस के लिए मुझे ठगा। ऐसा तो मैं नहीं हूँ, ना निकम्मा न ठगा। आई एम ग्लेड टू नो, नाउ गेट अलाउंड। मैंने उसका अभिवादन किया और बाहर को चल दिया। मर्सिडीज में शरद मुझे पिछली सीट पर डॉक्टर के पहलू में ढेर मिला। मैं आगे ड्राइविंग सीट पर मौजूद बख्तावर के साथ बैठ गया। तत्काल कार आगे बढ़ी। कार पोर्टिको से बाहर निकली तो मैंने घूमकर पीछे कोठी की दिशा में निगाह दौड़ाई। पहली मंजिल की एक बालकनी पर मुझे सोनाली खड़ी दिखाई दी। कितना अच्छा होता, मैंने बड़े आराम से मन ही मन सोचा कि इस सफ़र में किसी तरह से उसकी मौजूदगी हो भी लोग जरूरी समझते, लेकिन ख्वाहिश को यूं ही थोड़े पूरी हो जाती है। ख्वाहिश घोड़े तो नहीं होती जिस पर हर कोई सवार हो सके। मैंने वो ख्याल जबरन अपने जहन से झटका और फिर घूमकर डॉक्टर से संबोधित हुआ। आज कोठी में कोई नौकर चाकर क्यों नहीं था? क्योंकि डॉक्टर बोला, चौहान साहब नहीं चाहते थे कि घर के मेंबरान के अलावा किसी को भी हमारे मौजूदा अभियान की खबर लगे। यानी कि इस बात की कोई संभावना नहीं कि अलेक्जेंडर अपने आदमी हमारे पीछे लगा देगा जो कि रास्ते में कहीं ट्रेन में चढ़ जाएंगे। कोई संभावना नहीं। हमारे इस सफ़र की भनक उसे सपने में भी नहीं लग सकती। फिर भी किसी करिश्मे की तरह रास्ते में कहीं कोई ट्रेन में चढ़ आया तो वो हमारे सैलून में दाखिल नहीं हो सकता। सैलून के चारों प्रवेश द्वार हमेशा भीतर से बंद होंगे और उनका ट्रेन से उन झूलते गलियारों के जरिए वैसा कोई कनेक्शन नहीं होगा जैसे कि बाकी डिब्बे आपस में जुड़े होते हैं। गुड। बाकी का समर खामोशी से कटा। मर्सिडीज के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने तक शरद तनिक गुनगुनाने लगा। बख्तावर ने कार को पार्किंग में लगाया और फिर शरद को कार से बाहर निकालकर उसके पैरों पर खड़ा किया। मर्सिडीज का क्या होगा? एकाएक मैं बोला, क्या मतलब? डॉक्टर बोला, क्या ये हमारे पीछे पार्किंग में ही खड़ी रहेगी? नहीं, कल एस्टेट का एक ड्राइवर इसकी डुप्लीकेट चाबियों के साथ यहाँ आएगा और इसे यहाँ से ले जाएगा, जो कि इस बात पर कोई हैरानी जाहिर करेगा ही नहीं कि कार सूरज कुंड से यहाँ कैसे पहुँच गई और साथ ही साथ छोटे नवाब घर से कहीं गायब हो गए। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। कार वापस ले जाने के लिए चौहान साहब को खुद हमारे साथ आना चाहिए था। उन्हें कार चलानी नहीं आती होती तो क्या वो हमारे साथ आते? नहीं। दरअसल कार की स्टेशन और कोठी के बीच की आवाजाही भी सीक्रेट रहनी चाहिए थी। ये बात किसी को सूझी नहीं थी। बढ़िया, तुम जासूस हो, तुम्हें सूझानी चाहिए थी ये बात। तुमने क्यों न सुझाई? क्यों नहीं? आप मेरे से ऐसे सुझावों की उम्मीद करते कि बड़े फास्ट में आपको अंडा उबला हुआ खाना चाहिए या आमलेट बना के? वो हक बकाया सा मेरा मुंह देखने लगा। आपकी झूलती मीनार सैलून तक भी क्या बख्तावर के कंधे पर ही पहुंचेगी? डॉक्टर ने बख्तावर की तरफ देखा। ठीक नहीं होगा। बख्तावर धीरे से बोला, जुलूस निकल जाएगा। यहाँ इतनी भीड़ है, किसी की तवज्जो इसकी तरफ नहीं भी जानी होगी तो जाएगी। यूँ किसी ने इसे पहचान लिया तो वो खामोश हो गया। चला के ले जाना होगा, डॉक्टर बोला। उसने और बख्तावर ने दाएं बाएं से शरद को संभाला और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाभाविक लगने का प्रयत्न करते उसे अपने बीच चलाते वे आगे बढ़े। अपना बैग संभाले मैं उनके पीछे हो लिया। हम सैलून तक पहुँचे। सैलून वाकई बहुत शानदार और साज सज्जा में निहायत ऐश्वर्यशाली निकला। उन्होंने शरद को सैलून के ऐन बीच के एक केबिन में पहुंचाया, वहां लगे बेड पर ढेर कर दिया। तत्काल शरद गहरी नींद के हवाले दिखाई देने लगा। कब तक यूं ही ये रहेगा ये? मैंने पूछा। सुबह से पहले नहीं उठने वाला, रात भर घोड़े बेचकर सोएगा, जो कि इसके लिए अच्छा ही है। देख लेना, सुबह ये एकदम नॉर्मल हो जाएगा। इसकी और इसके सामान की तलाशी ली जानी चाहिए। वो किस लिए? हीरोइन के लिए। डॉक्टर ने पहले प्रतिवाद करने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर कुछ सोचकर इरादा बदल दिया और बख्तावर को इशारा किया।
मेरी नज़रों के सामने बख्तावर ने भरपूर तलाशी ली। हीरोइन बरामद नहीं हुई। डॉक्टर ने यूं मेरी तरफ देखा जैसे मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा मुकाबला जीत गया हो। मैंने लापरवाही से कंधे झटकाए और बोला, दरवाजे को ताला तो लगता होगा। डॉक्टर ने बख्तावर की तरफ देखा। लगता है। बख्तावर बोला, चाबी कहाँ है? ताले में है। हम केबिन से बाहर निकले। दरवाजे के ही हॉल में बाहर की तरफ एक चाबी लगी हुई मुझे दिखाई दी। मैंने दरवाजे को बंद किया, ताले में चाबी फिराई और चेक किया कि दरवाज़ा मजबूती से बंद हो गया था। ऐसी कितनी चाबियां हैं? मैंने सवाल किया। एक ही है, बख्तावर बोला। अमूमन तो हर ताले में कम से कम 2 होती हैं। एक ही है, उसने पुरजोर लहजे में अपना जवाब दोहराया। सहमति में सिर हिलाते हुए मैंने चाबी अपनी जेब में डाल ली। डॉक्टर के नेत्र सिड़ गए। सिगड़े, चाबी तुम रखोगे? वो बोला। कोई एतराज़? मैं अपलक उसे देखता हुआ बोला, मैं इसका डॉक्टर हूँ। इसे रात को किसी वक्त मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, अभी खुद अपनी जुबानी तो आप तस्दीक करके हटे हैं कि ये सुबह से पहले नहीं उठने वाला, फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी ज़रूरत की घड़ी में मैं क्या बेताल बन के हवा में उड़ गया होऊंगा? ये यहाँ है, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, चाबी यहाँ है। सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? वो खामोश रहा। ये बीच का केबिन है, मैं बोला। इसके दाएं बाएं के केबिन आप और मैं कब्जा लेते हैं। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं दाएं केबिन का दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हो गया। मैंने नोट किया कि वो केबिन भी एन शरत के केबिन जैसा ही था। केबिन में 2 खिड़कियां थीं जो कि एयर कंडीशनिंग थी की वजह से अस्थायी रूप से बंद थीं। उनमें अनब्रेकेबल गिलास की सीट लगी हुई थी और उनके फ्रेम पीतल के पेचों की सहायता से सैलून की बाड़ी के साथ कसे हुए थे। जो एक नई चीज़ मुझे वहां दिखाई दी वो एक टेलीफोन था। इंटरकॉम है, दरवाजे पर से डॉक्टर बोला। इससे किसी भी दूसरे केबिन में, पेंट्री और किचन में बात की जा सकती है। शरत को भी हम इस इंतजाम की खबर है? क्यों नहीं होगी, मालिक है वो। फिर क्या प्रॉब्लम है? उसे रात को अपने डॉक्टर साहब की ज़रूरत होगी तो वो फ़ोन पर उनसे बात कर लेगा। डॉक्टर साहब ज़रूरत समझेंगे तो फ़ोन पर ही मेरे से चाबी मंगवा लेंगे। तो तुम समझते हो कि उसके केबिन को ताला न लगा हुआ तो वो रात को उठकर कहीं चल देगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है कि वह सुबह से पहले अपनी गहरी नींद से जागने वाला नहीं। वो खामोश रहा। वैसे ये ट्रेन ग्वालियर के रास्ते में कहाँ कहाँ रुकने वाली है? कहीं भी नहीं। यहाँ से चलने के बाद इसका पहला पड़ाव ग्वालियर ही है, जहाँ की ये सवेरे 6 बजे पहुँचेगी। आइस कहने का मतलब ये है, डॉक्टर के स्वर में वैन का फूट आ गया, कि इस बात का कतई कोई अंदेशा नहीं है कि ये रात को उठेगा और गाड़ी को किसी स्टेशन पर खड़ी पाकर वहीं उतर जाएगा। मुझे वो अंदेशा वैसे भी नहीं है, मैं सर्द स्वर में बोला, क्योंकि उसके केबिन का ताला बाहर से बंद है और वो चाबी मेरे पास है। वो खामोश रहा। और गाड़ी ग्वालियर से पहले कहीं रुकने वाली नहीं, यानी कि शरत ट्रेन से नहीं उतर सकता तो कोई ट्रेन पर चढ़ भी नहीं सकता। तुम अभी अलेक्जेंडर के आदमियों की बाबत सोच रहे मालूम होते हो, जिसकी 20 लाख रुपये की आसामी भाग गई हो। उसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अभी उसे नहीं मालूम कि उसकी आसामी भाग गई है। ये बात अभी उसे मालूम होते होते होगी। ये भी ठीक है, इसलिए ये सोचना बेवकूफ़ी है कि अलेक्जेंडर के आदमी अभी से हमारे पीछे लग जाएंगे या लग भी गए होंगे। आप मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं? अभी नहीं कह रहा। अभी मैं तुमसे इतना ज़्यादा नहीं मिला कि तुम्हारे बारे में कोई पुख्ता राय कर सकूं। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारना है। ऐसा हम ननद भौजाई की तरह लड़ते झगड़ते चक करते गुजारेंगे तो कैसे बीतेगी? जवाब देने की जगह वो परे देखने लगा। बाई दी वे, कोई पेट पूजा का प्रबंध है या नहीं है? बराबर है, बख्तावर कर रहा है। खाना सर्व होने से पहले ड्रिंक का आनंद लेना चाहो तो पेंट्री जाकर चक्कर लगा आना, वहाँ हर तरह की ड्रिंक्स का स्टॉक है। गुड। या बख्तावर को फ़ोन कर देना, तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए यहीं ले आएगा। ड्रिंक्स में आपकी शिरकत हासिल होगी मुझे? आज नहीं। सिर्फ आज नहीं या आगे देखेंगे? फिर एकाएक वो वहाँ से हट गया। रुखसत होने से पहले उसने ऐसे जोर से केबिन का दरवाज़ा बंद किया जैसे अपना कोई खास विरोध इस तरीके से दाखिल दफ्तर करना चाहता हो। मैं बेड पर ढेर हो गया। मैंने अपना डनहिल का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और तृप्तिपूर्ण ढंग से उसके कश लगाने लगा। मेरा सिगरेट समाप्त होने तक बाहर कहीं गार्ड की सीटी की आवाज़ गूंजी।
फिर ट्रेन हौले से पटरियों पर सरकने लगी। कुछ क्षण बाद प्लेटफार्म पीछे रह गया तो उसने रफ्तार पकड़ ली। मैं पेंट्री में पहुंचा। वहां एक वॉल कैबिनेट में मुझे विस्की के कई ब्रांड भरे मिले, जिसमें से मैंने एक जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बोतल अपने कब्जे में कर ली। किचन से मैंने एक गिलास और रेफ्रिजरेटर से सोडे की 2 ठंडी बोतलें हासिल की और वापस अपने केबिन में लौट आया। अगला आधा घंटा मैंने विस्की चुसकते और सिगरेट पीते गुजारी। गाड़ी तब तक अपनी पूरी रफ्तार के साथ पटरियों पर दौड़ रही थी। एकाएक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो खाना। मुझे डॉक्टर का स्वर सुनाई दिया। हमारे साथ खाओगे या वहाँ भिजवाएं? आप कहाँ हैं? पेंट्री में। आता हूँ। अपना विस्की का गिलास खाली करके मैं पेंट्री में पहुंचा, जहाँ की एक छोटी सी गोल मेज के गिर्द मुझे डॉक्टर और बख्तावर बैठे दिखाई दिए। मैं एक खाली कुर्सी पर बैठ गया तो बख्तावर खाना सर्व करने लगा। साहबजादा, मैंने डॉक्टर से सवाल किया। उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। डॉक्टर बोला, नशा टूटने से पहले उसे भूख नहीं लगने वाली, जो कि सुबह से पहले नहीं टूटने वाला। हाँ, कई बार बोला। मैंने भी कई बार सुना। ग्वालियर में ब्रेकफास्ट वो हमारे साथ करेगा। गुड। सैलून के 4 सिरों पर जो 4 दरवाजे हैं उनको भी ताला लगता होगा। लगता है, चारों को लगता है। चारों के हैंडलों में बिल्ट इन लॉक हैं, जिनको चाबियों के जरिए भीतर से या बाहर से किसी भी तरह से ऐन वैसे ही खोला जा सकता है जैसे कि केबिनों के दरवाजे खोले जा सकते हैं। चाबियाँ वो सामने। उसने पेंट्री की एक दीवार की तरफ इशारा किया। एक बक्सा सा दीवार पर जड़ा, देख रहे हो? देख रहा हूँ। चाबियाँ उसमें हैं, जाकर चौकस कर लो। ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आप कहते हैं तो कर लेता हूँ। उसके कहने के ढंग से विरोध जताने की खातिर मैं बक्से के करीब पहुंचा। मैंने उसे खोला तो वहां 4 चाबियां एक खूंटी पर टंगी हुई पाई। चाबियों को हाथ में लेकर मैंने बेवजह उन्हें उल्टा पुल्टा और फिर उन्हें वापस खूंटी पर टांग दिया। बक्से में एक चीज़ और भी थी। मैंने उसे उठाकर खोला तो पाया कि वो एक टूल किट थी, जिसमें छोटे बड़े कई पेचकस, प्लास और दूसरे औजार बड़ी नफासत से किट में बने अपने खांचे में मौजूद थे, और कोई खांचा खाली नहीं था। मैंने टूल किट को वापस बक्से में रखा, उसका ढक्कन बंद किया और खाने की टेबल पर लौटा। वार्तालाप फिर से शुरू न हो सका। हमने खामोशी से खाना खाया। खाने की मेज से उठते उठते 12:30 बज गए। मैंने उनसे विदा ली और अपने केबिन में लौट आया। 10 मिनट बाद मैंने खामोशी से बाहर निकलकर गलियारे में कदम रखा। मेरी अपेक्षानुसार गलियारा खाली था। दबे पांव मैं सड़क के केबिन के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने चाबी को ताले के छेद में धीरे से घुमाया और दरवाजा खोलकर भीतर झांका। शरद दीन दुनिया से बेखबर बेड पर पड़ा। उसकी सांस बड़े सुव्यवस्थित ढंग से चल रही थी और मुझे तो वो दोपहर तक भी उठता नहीं लग रहा था। बढ़िया। मैंने दरवाजे को बदस्तूर लॉक किया और अपने केबिन में वापस लौट आया। कपड़े तब्दील करके मैं बेड पर ठहर गया। जल्दी ही नींद मुझ पर हावी होने लगी। दौड़ती रेल की टकटक से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी हिंडोले में झूल रहा हूँ। सोनाली के सपने लेता पता नहीं कब मैं नींद के हवाले हो गया। दरवाजे पर निरंतर पड़ती दस्तक से मेरी आंख खुली। मैंने शीशे की खिड़की से बाहर देखा।